गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अगर आपने स्टार्ट कर दी तो अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने आपके लिए गुड न्यूज़ कहूँ, बैड न्यूज़ कहूँ, कुछ भी कह लो, इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन की रिजल्ट डेट डिक्लेयर कर दी है। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है आपका 29 जुलाई। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ऑल ऑफ यू। आप सभी फ्लाइंग कलर से सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर करें, ठीक है। और जिनकी प्रिपरेशन में कहीं कमी रह गई, किसी वजह से रह गए, तो वो आ जाए मेरे साथ, तैयारी करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, छोटा सा 28 मिनट का एक वीडियो था जिसमें हमने कवर किया था सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। कुछ साउंड इशू भी था जो मुझे पता चला 28 मिनट्स का, तो मैंने वीडियो को रोक दिया। उसके आगे मैंने वीडियो में कवर नहीं किया। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितने भी बच्चे टॉपिक हैं, क्लास अगर थोड़ा लंबा जाता है तो जाए, बट आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। साथ में से कुछ एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स भी आज के क्लास में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आइए। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन, विथ अदर डिसिप्लिन। देखो, मैं डिसिप्लिन का मतलब बता दूं। क्या होता है कि जैसे कि आप अकाउंटिंग से पढ़ाई करो तो आपका डिसिप्लिन अकाउंटिंग, मैथ से पढ़ाई करते हो उसका अकाउंटिंग है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कहा जाता है। अकाउंटिंग का रिलेशन मैथ्स के साथ कैसा है, अकाउंटिंग का रिलेशन लॉ के साथ क्या है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या है, स्टेट्स के साथ क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ क्या है, और ये कैसे रिलेट करता है, हमें इसमें ये चीज समझनी है। इसके लिए आपको वर्ड टू वर्ड बुक की लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखा है, चलो पढ़ते हुए चलते हैं। अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद several other disciplines, and thus to acquire a good knowledge in accounting, one should be conversant with the relevant portion of such। देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको अकाउंटिंग में बहुत अच्छा होना है, ठीक है, आप चाहते हो कि आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो, तो आपको कहीं ना कहीं जो बेसिक मैथ्स होती है आपको क्लास 7th 8th तक, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आना चाहिए ना। आपको जोड़ घटाना, ठीक है ना, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब का बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको बॉड मास रूल पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। कोई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैं बिना मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज के अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ, कोई नहीं है ना ऐसा, ठीक है। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, हमें पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलो, इसलिए हमें उसके भी रेलिवेंट पोर्शन क्या होना चाहिए, कन्वर्सेंट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अकाउंट्स पढ़ने के लिए मैथ्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप मत लगाओ प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, आप अकाउंटिंग फील्ड में मत जाओ, अकाउंटिंग मत करो, कुछ मत करो, तब भी आपको एग्जाम भी पास करना है तो भी आपको मैथ्स का प्रैक्टिकल नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ और भी चीजों, इन मेनी केसेस दे ओवरलैप अकाउंटिंग। बहुत सारी केसेस में क्या होता है, वो अकाउंटिंग के साथ ओवरलैप करते हैं। कौन से हम देखते हैं। अकाउंटिंग शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ रिलेटेड डिसिप्लिन सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड सच ओवरलैपिंग एरियाज एंड अप्लाई नॉलेज, ठीक है। क्या है, अकाउंटिंग को उसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए अदर डिसिप्लिन, ठीक है। अगर कहीं ऐसा ओवरलैपिंग हो रही है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि अकाउंटिंग की ओवरलैपिंग हो जाती है इकोनॉमिक्स के साथ, कैसे होती है हम समझें, ठीक है, समझ सके और अप्लाई कर सके अपना नॉलेज अदर डिसिप्लिन इन हिज ओन वर्क वेयर पॉसिबल, और ही कैन टेक अ एक्सपर्ट। अप्लाई कर सके, अप्लाई करके अगर नहीं हो रहा है तो किसी को बेसिकली अकाउंटिंग when I say not only the accounting, various other subjects are also related with different disciplines. Similarly, the accounting is related with math, accounting is related with economics, and economics is also related with accounting. ओके, ये चीजें होती हैं, हम पढ़ेंगे आज। बुक में आपका जो दिया है ऑर्डर, वो है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स का पहले दिया है, फिर अकाउंट्स एंड स्टेट्स दिया है, बाद अकाउंटिंग एंड मैथ्स के बीच का रिलेशन दिया है, फिर अकाउंटिंग एंड लॉ के बीच का रिलेशन दिया है, एंड देन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के। मेरा कहने का मतलब, मैं इस ऑर्डर को चेंज करते हैं, हम इसको पढ़ेंगे इस ऑर्डर। अकाउंटिंग का हम सबसे पहले रिलेशन पढ़ेंगे मैथ्स के साथ, फिर लॉ के साथ, और फिर मैनेजमेंट। मैथ्स के साथ मैंने आपको थोड़ा सा तो रिलेशन एक्सप्लेन कर ही दिया है। आप में से कोई भी
या मैं भी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति अकाउंटिंग नहीं कर सकता जब तक उसे मैथ्स का बेसिक नॉलेज ना हो। ठीक है, चलो क्या लिखा है पढ़ते। डबल एंट्री बुक कीपिंग कैन बी कन्वर्टेड इन। आप जब अकाउंट्स में आगे पढ़ोगे या जो 11 12 अकाउंट से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम अकाउंट्स में भी ना एल्जेब्रिक इक्वेशन एक यूज करते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं असेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर हमें असेट्स दिए हैं 100, कैपिटल दिया है 80, ठीक है, और लायबिलिटी निकालने को कहा जाए तो हम बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। लायबिलिटी कितने की हुई, 100 माइनस 80, हमें पता चल गया कि लायबिलिटी होगी। तो हमने ये जो बनाई है एक तरीके की क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, एक एल्जेब्रिक फॉर्म, वही लिखा है। डबल एंट्री बुक कीपिंग कैन बी कन्वर्टेड इन एल्जेब्रिक फॉर्म। इनफैक्ट फर्स्ट नोन बुक ऑन दिस सब्जेक्ट वाज अ पार्ट ऑफ अ ट्रीटीज ऑन द अलजेब्रा। तो उसकी पहली नोन बुक है अकाउंट्स की, वो किसका पार्ट थी, ट्रीटीज ऑन अलजेब्रा। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको बाद में डील किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल अकाउंटिंग क्या होती है। तो क्या है, नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इज प्रीरिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशन एंड मेजरमेंट। आपको अभी बोला, ठीक है, मैंने जो बोला वो सब लिखा हुआ है ना। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक होना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, होना चाहिए। देखो आगे भी लिखा है कैलकुलेशन ऑफ interest, annuity are the examples of fundamental view. While computing depreciation, finding out installment in hire purchases, installment payment transaction, calculating amount to be set aside for repayment of loan, replacement of asset, calculating lease rentals, mathematical techniques are frequently used. Accounting data are also बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग डेटा को भी आप किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, रेशियो के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, और आपको पता होना चाहिए रेशियो इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, रेशियो इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। समझ में आया? आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अकाउंट्स में, आप सिंपल मैथ्स का यूज कर, राइट। चलो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है, सब यूज कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार पढ़ देती हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। Never. With the advent of computer, mathematics has become a vital part of accounting. Instead of writing accounts in traditional fashion, the transaction events can be recorded in matrix forms, and the rules of matrix algebra can be applied for classifying and summarizing the data. देखो कुछ समझ नहीं आया होगा कि भैया क्या बोल गया ये, है ना, ज्यादा परेशान मत हो, ऐसा कुछ खास नहीं हो। ये बोला है कि जैसे कंप्यूटर आया है, क्या है, कंप्यूटर क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन एडवांस हो रहा है, तो मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और बनता जा रहा है अकाउंटिंग का। क्यों? अब हम ट्रेडिशनल अकाउंट्स नहीं लिखते, हम बही खाता नहीं लिखते, हम अकाउंट्स किस में लिखते हैं, हम बुक्स में लिखते हैं। अगर हमें मैथ्स का बुक नॉलेज नहीं है और हम अपने बुक्स में डेटा फीड कर रहे हैं और हम अपने दिमाग में ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए कहीं ना कहीं कि डेटा का इम्पैक्ट कहाँ और कैसे जाएगा, और अगर कंप्यूटर ने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, वही कह रहा है। Mathematics is a vital role part in accounting. Instead of writing accounts in traditional fashion, the transaction events can be recorded in matrix form, and rules of matrix algebra can be applied for classifying and समझने का। ये जो जितनी चीजें वो कंप्यूटर अपने आप करता है, इसलिए अपने दिमाग में जोर मत डालो, नहीं समझ में आए तो एग्जाम में छोड़ो, राइट। आगे बढ़ो। देखो इसके अलावा भी देखो, अकाउंटिंग इज मीन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अकाउंटिंग का काम क्या है, अकाउंटिंग करता क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर को, किस वे में, एक इफेक्टिव वे में। तो हम जो अकाउंटिंग डेटा फीड कर रहे हैं, अकाउंटिंग डेटा शुड फीड द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सच स्टैटिस्टिकल इकोनोमेट्रिक एंड ऑपरेशनल रिसर्च मॉडल। देखो जो हमारा अकाउंटिंग डेटा होता है ना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बैलेंस शीट कैलकुलेट कर लिया, हमने देख लिया, मैनेजमेंट ने किया, खत्म, ऐसा नहीं होता।
उन अकाउंटिंग डेटा को बहुत सारे इसमें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले लगाकर एक ट्रेंड का एनालिसिस किया जाता है ना। आप जब मनी कंट्रोल की साइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन, या आपने सीएनबीसी देखा होगा तो वहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस हो रहा होता है। तो क्यों, कैसे होता है वो ट्रेंड एनालिसिस, वो सारी चीजें होती हैं अकाउंटिंग डेटा पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करके, राइट। के लिए अकाउंटिंग डेटा का एक्यूरेट होना जरूरी है, और एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए मैथमेटिक्स आना जरूरी है, राइट। वही चीजें कह रहा है। अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बिकम मस्ट, अंडरस्टैंडिंग क्या बन जाती है, मस्ट बन जाती है। उसके अलावा नाउ अडेज क्या किया जाता है, नाउ अडेज भी आपके अकाउंटिंग रिजल्ट्स हैं। अगर आपसे कहा जाए, मतलब फॉर एग्जांपल आप मेरे मैनेजर हो, आपने मुझसे कहा कि श्रद्धा 5 साल के प्रॉफिट एंड लॉस की क्या रिपोर्ट है, 5 साल के प्रॉफिट की रिपोर्ट लेकर आओ। मैं अब आपके पास ऐसे रिपोर्ट नहीं लेके जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं लिखूंगी 5 ईयर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ऐसे नहीं लिखूंगी। मैं कहूंगी फर्स्ट ईयर का इतना, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, फोर्थ का इतना, फिफ्थ का इतना। आप मेरे मुंह पे रिपोर्ट मार के फेंकोगे और अगले दिन मुझे जॉब से निकाल दो, क्या करोगे, अगले दिन मुझे ही जॉब से निकाल दोगे, रिपोर्ट को मेरे मुंह पे मार के फेंकोगे, ये क्या बकवास है, इस तरीके से तुम टेबल फॉर्म में लेकर आ गए। नहीं, आज के समय में जब रिपोर्ट जाएंगी तो रिपोर्ट कैसे जाती है, रिपोर्ट जाती है ऐसे, कैसे, मैं एक ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है, उसमें बार चार्ट होगा और 5 साल के, ठीक है, यहाँ पे ईयर का नाम लिखूंगी, ये इसी जगह, ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, और यहाँ जो जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन मिल जाएगी यार। सेकंड ईयर में प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा था, थर्ड में गिर गया, फोर्थ में फिर बढ़ गया, फिफ्थ में फिर गिर गया, कुछ एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, बहुत जल्दी आप ग्रैस्प कर, ठीक है। एक्सटेंसिवली यूज होता है आजकल अकाउंट्स, ये जो चीजें एक्सटेंसिवली यूज होती है ना अकाउंट्स में, ये भी क्या है, पार्ट ऑफ मैथ्स ही है, क्या है, पार्ट ऑफ मैथ्स ही है। यानी अकाउंटिंग में आप देख लो ईच एंड एवरी स्टेप आप मैथ्स का यूज कर रहे हो, विदाउट यूजिंग मैथ आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, राइट। चलो, समझ आ गया, आ ही गया होगा, समझ नहीं आने जैसा बाकी नहीं। तो अगर मैं पूछूं अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स का आंसर आपको लिखना है, ठीक है, तो आप एग्जाम में यार राइट अ रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स, 4 to 5 मार्क्स में आएगा। अब आपको आंसर ड्राफ्ट करना है। देखो, पूरा तो आप याद करोगे नहीं, करना भी बेकार है, तो आप इसे कुछ पॉइंट जैसे कि याद करने वाले जो हैं, उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। पहला जो आप लिख सकते हो जो इम्पोर्टेंट है, मैं पॉइंट बता रही हूँ क्या क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। आप लिख सकते हो नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा इज प्री रिक्विजिट फॉर अकाउंटिंग कंप्यूटेशन एंड मेजरमेंट। ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद तो जो जो चीजें कैलकुलेट की जाती है वो सब को लिख के लिख दो, फॉर दिस knowledge of accounting is required। इसके बाद accounting data are also presented in the form of computer। मैं कहूंगी ये वाला पॉइंट आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा, इट्स required that much। उसके बाद आप लिख सकते हो, nowadays statistics and econometric models are largely used for developing decision models for users of account, ठीक है, users of account and for for account, for this accounts and accounting is mean for providing information to the users to be effective and accounting data feed, ये वाली जो लाइन है ये आप लिख सकते हैं बाद। और उसके बाद ग्राफ के बारे में आप बात कर सकते हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ 3 पॉइंट है बात करने के लिए आपके लिए, प्री रिक्विजिट है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्टेट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। और तीसरा, ग्राफ का यूज किया जाता है जो कि ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स मैथ से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। चलो, अकाउंटिंग एंड लॉ, देखो अकाउंटिंग एंड लॉ की अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग एंड लॉ की मैं बात करूं, आप जब भी कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रही हूँ, क्या मतलब मेरा कहने का मतलब सिंगल पर्सन कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगल पर्सन यानी इंडिविजुअल कर रहा हूँ, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस कर रही हो, कंपनी बिजनेस कर रही हो, कंपनी के फॉर्म में आप बिजनेस कर रहे हो,
ठीक है, आप पार्ट एलएलपी के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, आप एओपी बीओआई के फॉर्म में बिजनेस, आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई भी फॉर्म हो, आपको क्या करना पड़ता है, टू हैव टू फॉलो द लॉ, हैव टू फॉलो। आप किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो, यू हैव टू फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने सेल्स किया, यू हैव टू फॉलो द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, आप अगर कंपनी हो तो यू हैव टू फॉलो कंपनीज एक्ट, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो यू हैव टू फॉलो पार्टनरशिप एक्ट, अगर आप एलएलपी हो यू हैव टू फॉलो एलएलपी एक्ट। सिंगल पर्सन पे ऐसे कोई एक्ट नहीं लगता, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई हो जाएगा, अगर आपने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितने सारे लॉ चाहे या अनचाहे आप कंप्लाई करते हो, फॉलो करते हो, और ये जो लॉ आप फॉलो करते हो ना, ये आपके अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है। क्या करती है, अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है, अकाउंट्स को इम्पैक्ट करती है, आपकी अकाउंटिंग इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी लॉ ने आपसे कह दिया कि अगर किसी डेटर से 100 रुपए लेने हैं और उससे 90 रुपए मिल रहे हैं, तो आप इस पूरे को ही क्या, सॉरी ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, ये बहुत हद तक आपको इम्पैक्ट करते हैं ना, करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आगे आप पढ़ोगे, ये होता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, ये गवर्न करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है, ये गवर्न करता है प्रॉमिसरी नोट को। इनकी जो अकाउंटिंग होती है ना, इनकी जो अकाउंटिंग होती है वो कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से इम्पैक्ट होती है ना। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अकाउंटिंग कर सकते हो, अपने मन से करते हो, राइट। कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होता है। क्या लिखा है देखो, एन इकोनॉमिक एंटिटी ऑपरेट्स विद इन लीगल एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपको बताया, कुछ भी लीगल एनवायरनमेंट में आप क्या करो, ऑपरेट करो। एंड ऑल ट्रांजेक्शन विद सप्लायर्स एंड कस्टमर गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपके जो भी ट्रांजेक्शन है सप्लायर के साथ या कस्टमर के साथ, इससे गवर्न हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। ठीक है, एंटिटी इटसेल्फ इज क्रिएटेड बाय कंट्रोल्ड बाय लॉ। अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट से गवर्न हो रही है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म से गवर्न हो रहा है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो हर जगह हो। सिमिलरली उसके अलावा हर कंट्री के अपने क्या होते हैं, सेपरेट सेट ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल लेबर लॉज होते हैं। अगर आप कर रहे हो तो आपको लेबर लॉ से फॉलो करना पड़ेगा ना, कि आपके पास एम्प्लॉइज है तो आपको मिनिमम सैलरी देनी है, अगर इससे कम सैलरी है तो क्या उसको आपको ईएसआई काटना है कि नहीं काटना है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। अकाउंटिंग इम्पैक्ट हुई ना। ठीक है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर ऑलवेज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ लैंड। आपके सारे ट्रांजेक्शन इवेंट किसके द्वारा गाइड होते हैं, लॉ ऑफ लैंड के द्वारा। Very often accounting system is followed has been prescribed by the law। accounting system भी इवन जो आप फॉलो करते हो वो भी क्या है, prescribed by the law है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट ने क्या किया है, प्रिस्क्राइब कर रखा है फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनी। ठीक है, जैसे कि कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट बता रखा है ना, कंपनीज एक्ट ने कह रखा है कि भाई हमारा पीएनएल का फॉर्मेट ऐसा 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 होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा 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 होगा। ये कंपनीज एक्ट ने बता रखा है। जैसे कंपनीज एक्ट ने बता रखा है, उसी तरह से सिमिलर वे में आपके बैंकिंग कंपनीज ने बता रखा है कि आपका फॉर्मेट क्या होगा पीएनएल एंड बैलेंस शीट का। इंश्योरेंस कंपनी ने बता रखा है कि उनका फॉर्मेट क्या होगा बैलेंस शीट एंड का। ठीक है, इनके अपने अपने सेपरेट फॉर्मेट है और वो गवर्न होते हैं और आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी। ठीक है, तो अकाउंटिंग किससे इम्पैक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं लॉ से इम्पैक्ट हो रही है। देखो लिखा भी है, चलो मैंने तो आगे पढ़ा भी नहीं था, लिखा भी है। आओ, क्या लिखा है, बैंकिंग banking and insurance and electric supply undertaking may also have to produce financial statement prescribed by the respective legislation controlling section। बैंक को गवर्न करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1935, इंश्योरेंस को कवर करता है इंश्योरेंस एक्ट 1999, जहां तक मुझे एग्जैक्ट सन याद है। जैसे इलेक्ट्रिक को भी गवर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, हर स्टेट के अपने अपने मैटर ऑफ स्टेट है इस वजह से। ठीक है, उसके अलावा legal prescription about accounting system is a product of development in accounting knowledge, that is okay legislation about accounting system cannot be enacted unless there is a corresponding development in accounting system। ये however वाला पॉइंट अगर आप छोड़ भी दो
वो बात अलग है कि अकाउंटिंग को अगर मैं बोलूँ अकाउंटिंग इज गवर्न बाय द विच एक्ट, तो आप नहीं कह सकते ना कि अकाउंटिंग इज गवर्न बाय द दैट पर्टिकुलर एक्ट, है ना, आप ये नहीं कह सकते। अकाउंटिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे ही बनाती है, ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग इज गवर्न बाय द अकाउंटिंग एक्ट दिस, नहीं, कोई है नहीं ना, ऐसा कोई एक्ट नहीं है, और उसके नहीं होने के अपने बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। Legislation about accounting system cannot be enacted unless there is a corresponding और डेवलपमेंट जब तक अकाउंटिंग डिसिप्लिन में नहीं होता हम कोई अकाउंटिंग का एक्ट नहीं बना सकते। ये बात आपका लास्ट पैरा कह रहा है। फिर भी आपके जो अकाउंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग लॉ से इम्पैक्ट होते हैं। आई होप ये भी आपको हो गया होगा। चलिए अब बात आती है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। कल जब हम पढ़ रहे थे सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो मैंने आपको एक ये बताया था, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग जब अपन पढ़ रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको पढ़ाया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, पढ़ाया था, अच्छे से याद है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई थी मैंने, राइट। और मैंने कहा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी इंफॉर्मेशन लेता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग, कहा था, यही कहा था ना, ये बेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मैंने यही बात बोली थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। तो अब आप ये देख लो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग और मैनेजमेंट तो रिलेटेड है। मैनेजमेंट अपने डिसीजन किसके बेसिस पे ले रहा है, अकाउंटिंग रिजल्ट्स के बेसिस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस। डेफिनेटली मैनेजमेंट के सारे रिजल्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे बेस्ड ही होते। मैनेजमेंट जब डिसीजन लेता है तो वो मार्केट ट्रेंड्स देखता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या है देखता है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है देखता है, ठीक है ना, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के मैनेजमेंट, लेकिन उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ है या नहीं है ये बात तो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करती है ना, ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वाइडर रोल प्ले करती है मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए। मैनेजमेंट डिसीजन अकाउंटिंग के बेसिस पे नहीं लिया जाता है ना, क्योंकि उसके साथ साथ वो मैंने आपको बताया मार्केट ट्रेंड भी देखेगा जो कि एक एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखेगा, वो अपनी कैपेबिलिटीज भी देखेगा, क्या उसके पास उतना आईटी सोर्सेज हैं, उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो ये भी देखेगा, बहुत सारी चीजें देखेगा, है ना। लेकिन लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बेस बनेगी भैया, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है तभी कुछ पता है, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं, समझ आई गया होगा आई थिंक। क्या कह रहा है, मैनेजमेंट इज अ ब्रॉड ऑक्यूपेशनल, मैनेजमेंट एक ब्रॉड ऑक्यूपेशनल फील्ड है विच कंप्राइज मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, प्लानिंग करती है, कंट्रोल करती है, ऑर्गेनाइज करती है, डिसीजन लेती है ना, मैनी फंक्शन एनकम्पासेस, क्या हो गया, मैनी फंक्शंस एंड एनकम्पासेस एप्लीकेशन ऑफ मैनी डिसिप्लिन, बहुत सारे डिसिप्लिन को साथ में लेकर चलते इंक्लूडिंग दोज मेंशन जो ऊपर है, जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है कंट्री, है ना, बात की ना मैंने। मैथ्स तो भैया लगती है, प्रोबेबिलिटी लगाएंगे कि मार्केट डिमांड ये रही तो, मार्केट डिमांड वो रही तो, है ना, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी से कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगेन ही इज यूजिंग मैथ लॉ। अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो क्या वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्या वो कंट्री के एनवायरमेंटल लॉस के साथ कंप्लाई कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो कंप्लाइंस में लेके आएंगे। तो आप बाकी के साथ साथ भी डिसिप्लिन के साथ भी क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो ना। एनकम्पासेस एप्लीकेशन ऑफ मेनी डिसिप्लिन मेंशन अप, ठीक है। अकाउंटेंट्स आर वेल प्लेस्ड इन मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स होते हैं बहुत अच्छे से मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, बहुत की रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट। लार्ज पोर्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर फॉर अ डिसीजन, लार्ज पोर्शन होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, वो प्रिपेयर किया जाता है फॉर मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ऑल दो, आगे लिखा भी है, ऑल दो मैनेजमेंट रिलाइज ऑन अदर्स डेटा सोर्सेज, मैनेजमेंट और भी डेटा सोर्सेज पे रिलाई करता है, बट अकाउंटिंग डाटा आर यूज्ड एज अ बेसिक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डाटा क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इन द मैनेजमेंट टीम अकाउंटिंग इज अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड, और क्या होता है बेटर पोजीशन होता है अंडरस्टैंड करने के लिए डाटा को। आप सीए बनने जा रहे हो, आपको टैक्स का नॉलेज है, आपको फाइनेंस का नॉलेज है, आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसका नॉलेज एक सीए के पास है, एक सीए के पास हर चीज का नॉलेज है, इसलिए वो इन डेटा को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है और समझ पाता है, ठीक है।
समझ पाता है। तो इसलिए अकाउंटिंग सिस्टम है कैन बी मोल्डेड टू सर्व द मैनेजमेंट पर्पस। अकाउंटिंग सिस्टम को इस तरीके से किया गया है कि वो मैनेजमेंट के पर्पस को सर्व कर सके, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम इसके साथ अब आगे बढ़ेंगे। हमारे दो डिसिप्लिन छूटे हुए हैं, एक छूटा है इकोनॉमिक्स और एक छूटा है स्टेटिस्टिक्स, और इसमें अच्छे लंबे लंबे पैराग्राफ दिए हुए हैं। देखो, जिनने इकोनॉमिक्स पढ़ा है 11th-12th में पढ़ा है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स आपका पहले एग्जाम दिया हुआ है उसमें पढ़ा है, या जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, उन सबको ये पता है जो मैं बोलने जा रही हूँ। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए पता, बहुत आसान शब्दों में। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो रिसोर्सेस है ना स्केर्स है, क्या है, लिमिटेड है। मैं अगर सिंपल बोलूँ तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी अबाउट द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस टू फुलफिल द नीड्स of every individual. The needs, not only the needs, but it is desire to fulfill the desire, ठीक है, of every individual present in that economy. बहुत सिंपल है, फिर से बोल सुनना। Economic is study of the allocation of needed resource to fulfill the desire of each and every unit present in an economic structure, ठीक है। ये किसी बुक की डेफिनेशन। तो अब मैं हिंदी में बोलूं तो इकोनॉमी ये चाहती है हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सबके डिजायर्स को पूरा कर, क्या कर सके, सबके डिजायर को पूरा। अगर आपके घर की इकोनॉमी की बात करूं तो आपके घर की इकोनॉमी जो होते हैं आपके फादर होते हैं, उनके पास वो लिमिटेड सैलरी आ रही है, ये लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में आ हो या बिजनेस इनकम के फॉर्म में आ रही हो, लेकिन उसी में उन्हें आपकी डिजायर भी फुलफिल करनी है, उसी में उन्हें अपनी वाइफ की डिजायर को फुलफिल, अपने मदर फादर की भी करनी है, अपने ब्रदर सिस्टर की भी, एवरी मेंबर तो उस फैमिली में प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे एक फैमिली को एक इकोनॉमी के तौर पे देख सकते हो। तो रिसोर्सेज वो आपके फादर की इनकम है, और इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल्स है वो आपके फैमिली मेंबर्स है, वो इकोनॉमी की स्टडी है, वो इकोनॉमिक्स हो। मेरे हिसाब से तो जिन्हें नहीं पता, जिन्हें कभी नहीं जाना, उनको इकोनॉमिक्स क्या है इसका बेसिक समझ आ गया होगा। अब बात आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? देखो, मैंने अभी आपसे कहा ना कि आपके फादर मान लो आपके फादर आज के समय में 80,000 पर मंथ उनकी सैलरी, ऑल्दो इट इज नॉट टू स्मॉल, सफिशिएंट है, आई वुड से सफिशिएंट और गुड ना। 80,000 की सैलरी है और उससे अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डिजायर को पूरा किया, वो उनकी वाइफ हो, स्पाउस हो, उनके चिल्ड्रंस हो, उनके मदर फादर हो, या उनके ब्रदर्स या सिस्टर हो, सबके डिजायर को फुलफिल करने का काम वो करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। एक तो वो सोचते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, ये क्या है, एक तरफ वो क्या करते हैं, आपके फादर डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन लेते हैं कि ये 80,000 ऑफ रुपीज को मैं कैसे एलोकेट करूं, नीड्स ऑफ एवरी पर्सन इन माय फैमिली। दूसरी तरफ आपके फादर रिकॉर्ड मेंटेन करते, क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेन क्या करते हैं, 80,000 की सैलरी आई है, इसमें से 5,000 तो मुझे बेटे की स्कूल फीस प्लस कोचिंग फीस चली जाएगी, ठीक है, 15,000 का तो घर का राशन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही मदर फादर दोनों की करके महीने भर की जो दवाइयां हैं, इलाज पानी है, उसका 10,000 का खर्चा हो जाएगा, ठीक है, वाइफ के अपने कुछ खर्चे वो हो जाएंगे, ऐसे करके वो पूरा अकाउंट मेंटेन करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो 15,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ सकता है मेरे को, गर्मी है, ऐसे करके उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन, और ऐसा वो रिकॉर्ड हमेशा से मेंटेन करते हैं। इस रिकॉर्ड को जो आपके फादर मेंटेन करते हैं, या आपके फादर ने आपकी मदर मेंटेन करती है, जो भी मेंटेन करता है, उसको ये पता है कि भाई मान लो अगर मई और जून का महीना आ रहा है, क्योंकि घर में इतने मेंबर हैं, मान लो 4 कमरे हैं और चारों कमरे में एसी चल रहा है, तो बिजली बिल रीच आउट एट 20-25,000,
20-25 के पास बिजली बिल आ सकता है। गर्मी टेम्परेचर का 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, फिर बिजली बिल पड़ेगा। ठीक है, जब टेम्परेचर 48 था तो इतना आता था, अब इतना हो गया, तो बिजली बिल इन मंथ्स में पड़ता है। हमको पता है कि बिजली बिल इन मंथ्स में पड़ता है, कि बिजली बिल इन मंथ्स में पड़ता है, तो हमें बाकी जगह खर्चों में थोड़ा सा कटौती करना पड़ता है, कटौती करना पड़ता है। ये डिसीजन उन्होंने किस बेसिस पे लिया है? अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डिसीजन लिया है कि मई जून के महीने में बिजली का खर्चा बढ़ता है, तो हमें थोड़े से बाकी खर्चों को कम करना पड़ेगा। ये क्या है? ये अकाउंटिंग डेटा है। इस अकाउंटिंग डेटा के बेसिस पे मैंने इकोनॉमिक डिसीजन लिया कि हमें खर्चे कहाँ से कटौती करें, कैसे कटौती करें, ताकि सबकी डिजायर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी फुलफिल होती रहे। आपको एक फैमिली को मैंने इकोनॉमी की तरह रखे समझा गया, आई होप। अब थोड़ा सा हम आते हैं इधर और पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, चलो, ठीक है, समझना। इकोनॉमिक्स is viewed as a science of a rational decision making about use of scarce resources. Scarce resources वही होते हैं लिमिटेड। इसका मतलब ही होता है क्या? लिमिटेड, राइट। मैंने इसीलिए भी डेफिनेशन लिमिटेड वर्ड यूज किया था ताकि आपको समझ। लिमिटेड, it is concerned with analysis of efficient use of scarce resources for satisfying human। मैंने भी आपको बोला था इकोनॉमिक्स क्या करती है? एनालाइज करती है ताकि वो एफिशिएंट यूज कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज का ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्या करने के लिए? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अब दिस में बी व्यूड फ्रॉम अ सिंगल फर्म। मैंने आपको यही पर्सपेक्टिव अभी एक फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया कि बिजनेस, सिंगल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना डिफिकल्ट हो जाता है। आप बचपन से में रहते आ रहे हो, आपको पता है ये चीजें कैसे चलती। ठीक है, या एक कंट्री ऐसे होल के भी आप उसको देख सकते हो। अभी तक मैंने जितनी भी कहानी सुनाई आपको वो सब इसमें लिखा हुआ। आगे भी देखो जो मैंने कहानी गाई वो लिखा। Accounting is viewed as a system which provides data to user to permit informed judgment and decision। Accounting को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है जो कि डेटा प्रोवाइड करता है एक इन्फॉर्म जजमेंट लेने को और डिसीजन लेने को। फादर ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, क्योंकि उस हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि पर्टिकुलर मंथ में खर्चा बढ़ जाता है, तो मुझे इस जगह से खर्चे को कम करना है और पूरा करना है, तो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। कभी कभी नॉन अकाउंटिंग डेटा भी रेलिवेंट हो जाता है। ठीक है, नॉन अकाउंटिंग डेटा भी रेलिवेंट हो जाता है। जैसे कि फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि फॉर एग्जांपल मदर फादर हैं, एज्ड हैं, और डॉक्टर ने कहा है कि अब इनको एसी में आप नहीं लेंगे, जो दर्द का मुख्य कारण इसलिए, तो एक नॉन अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटेंट नहीं है। मदर फादर के कमरे का एसी नहीं चलेगा, अब एसी की जगह कूलर चलेगा, बिजली बिल में इम्पैक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अकाउंटिंग, नॉन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किया गया। इस तरह के भी डिसीजन इंपॉर्टेंट। ये फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि मार्केट में रेट गिर गया, पेट्रोल के दाम गिर गए, एक बिजनेस के हिसाब से देख सकते हो, जीएसटी का रेट घट गया, मार्केट में डिमांड किसी आपके प्रोडक्ट की हाई 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 चली गई, बढ़ गई। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे, accounting overlaps economics in many aspects. It contribute a lot in improving management decision making process. ओवरलैप करती है इकोनॉमिक्स के साथ और कंट्रीब्यूट करती है लॉट इन इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में कंट्रीब्यूट क्यों करती है? अकाउंटिंग डेटा ही वो बेस है, अकाउंटिंग डेटा ही वो बेस है जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक डिसीजन फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि आपके फादर के लिए ये रिकॉर्ड बेस है। इस रिकॉर्ड के बेस पे आपके फादर का डिसीजन बदलता है, मंथ टू मंथ किस हिसाब से रिजल्ट को फुलफिल खर्चों को मैनेज किया जाए। ठीक है ना? बट इकोनॉमिक थ्योरीज, थोड़ा सा फैमिली से बाहर और ब्रॉड कर सकते हैं सोचना, बट इकोनॉमिक थ्योरीज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग टू अकाउंटिंग। लेकिन जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है, क्या है जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है यार, क्या है जो इकोनॉमिक थ्योरी है वो इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग टू। इकोनॉमिक थ्योरी को इम्पैक्ट कर देती है, ठीक है, बट बेस क्या है? वो अकाउंटिंग है, राइट। चलो
वाइड गल्फ है ना। वाइड गल्फ है बिटवीन इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट्स। तो इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट में ना बहुत सारी चीजें कॉमन। इकोनॉमी में भी आप कॉन्सेप्ट सुनोगे कैपिटल का, इकोनॉमी में भी आप कॉन्सेप्ट सुनोगे इनकम का, अकाउंटिंग में भी आप कॉन्सेप्ट सुनोगे कैपिटल का, अकाउंटिंग में भी आप कॉन्सेप्ट सुनोगे इनकम का, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग ने क्या किया है, इन जितने भी कॉन्सेप्ट है चाहे वो कैपिटल का हो इनकम का हो, इनको ब्रश किया है। अकाउंटिंग ने डेवलप किया। इकोनॉमी आपको कैपिटल के बारे में बात करती है, इकोनॉमी आपकी इनकम के बारे में बात करती है, उस इनकम को वैल्यू कैसे किया जाएगा उसकी बात अकाउंटिंग करती है। वैल्यू इनकम एंड कैपिटल मेंटेनेंस का वो तो इकोनॉमिक्स से ही मिला है, लेकिन उन्होंने इसको ब्रश किया है सुटेबली टू मेक देम यूजेबल इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस, ताकि उनको प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में यूज किया जा सके। कैसे? अकाउंटिंग वैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक which may owe to the economic theorem for origin, but these are the molded ठीक है। इनको ब्रश किया है उन्होंने, मेथड डिराइव किए हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग जिसकी वजह से क्या हुआ है, वेरिफिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम बायस, टाइमलाइनेस, कंपेटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और गई है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फॉर एग्जांपल कोई एसेट है, इस एसेट की जो वैल्यू है ना आज की डेट पे टुडे, तो वो होनी चाहिए जो आप फ्यूचर में इससे इनकम कमाओगे। क्या करोगे? फ्यूचर में जो इनकम कमाओगे, ठीक है, फ्यूचर अर्निंग। हाँ ठीक है, कुछ तो है, ठीक है? आप फ्यूचर में जो अर्निंग कमाओगे, प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए आपका फ्यूचर अर्निंग, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए किसकी? फ्यूचर अर्निंग। अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलता है, क्या है, ये आप सब मत पढ़ो। फ्यूचर अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू उसकी अच्छी कॉस्ट होनी, ठीक है। ये अगर मान लो ये एक एसेट है एक्स, वो अगले 5 साल तक काम करेगा, कि अब 5 साल में पहले साल 10,000 कमाएगा, फिर वो 20 कमाएगा, फिर 25 कमाएगा, है, फिर 15 कमाएगा और फिर वो 10,000 कमाएगा। इन सब का टोटल करो, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना, वो असेट की आज की कॉस्ट होनी चाहिए। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाए, कॉन्सेप्ट और आप आगे जैसे कोर्सेज में पढ़ लोगे, मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट कवर भी है आपका, राइट। मैं अभी उसी कैलकुलेशन में जाती हूँ, लेकिन इकोनॉमी ने तो कह दिया भैया असेट्स क्या कमाओगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू असेट की आज की वैल्यू होगी, बट क्या कमाओगे ये निकाल कर किसने किया, तो अकाउंट ने निकाल कर दिया ना। तो अगेन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स आर हाईली इंटीग्रेटेड। क्या लिखा है, economics think that value of an asset is the present value of all future earning which can be derived from such asset. Now think about plant whose working life is more than 100 years. How can you estimate future stream of earnings? So accountant develop workable solution valuation based acquisition cost or the price paid to acquire the asset. ठीक है, तो इन एग्जांपल को दूर का एग्जांपल है, मैंने कोई एग्जांपल दिया, ये कॉस्ट पड़ेगी, अकाउंटिंग ही निकालते हैं, इकोनॉमिक्स सब निकालते हैं, क्या पहली। दूसरी चीज, एक इकोनॉमिक्स का फ्यूचर में कमाओगे वो यार जिसकी प्राइस होनी चाहिए। देखिए भैया एक असेट एक प्लांट जिसकी लाइफ 100 साल से ऊपर है, तो आप क्या आज ही बता सकते हो 100 साल के बाद तक कितना, तो अगले 5 साल 10 साल का प्रोडिक्शन करना फिर भी है, एस्टिमेशन अगले 100 साल का करना इजी नहीं है। तो अकाउंटिंग ने एक वे निकाला किया है, वो इसकी क्या हो जाएगी,
एक्विजिशन कॉस्ट वो उसकी प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप हाउ अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद। ठीक है, चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। देखो आप इसको पढ़ लेना, ऐसा नहीं है मैं बता रही हूँ। देखो स्टेट्स क्या होता है, स्टेट्स में आप क्या पढ़ते हो मुझे बताओ, मैं आपको समझा दे रही हूँ। स्टेट्स में आप क्या पढ़ते हो, स्टेट्स में आप पढ़ते हो मीन निकालना। मीन क्या होता है, बेसिकली एवरेज होता है। आप सबको पता है मीन इज नथिंग बट एन एवरेज। ठीक है ना, मीन क्या है, मीन कुछ नहीं है, एवरेज है ना। तो और ये जो मीन आप निकालते हो, एवरेज निकालते हो, वो आप अकाउंट्स में भी यूज करते हो। मैं अगर कहूँ कि एक कंपनी है कि 3 साल का प्रॉफिट कुछ इस तरीके का है, पहले साल में वो 10 लाख है, फिर 15 लाख है, और लास्ट ईयर का 8 लाख। ठीक है, मान लो प्रॉफिट है, आप मुझे बताओगे इसका एवरेज प्रॉफिट क्या रहा। आप सबको क्या करोगे, कहोगे अभी बता करोगे, कहोगे मैम 33 डिवाइड बाई 3, 11 लाख इसका एवरेज प्रॉफिट है। कंपनी ऑन एन एवरेज हर साल 11 लाख कमाती है। आपने अकाउंट के डेटा में स्टेट्स का यूज किया या नहीं किया ना। देखो अकाउंट्स में ना हर चीज बहुत एग्जैक्ट में है। आपने कोई चीज अगर आप लेकर आए 100 रुपए 25 पैसे, आप अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो 100 रुपए 25 पैसे, लेकिन जब डिसीजन लिया जाता है ना, तो डिसीजन ट्रेंड के बेसिस पे, ट्रेंड क्या है। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बिजनेस के प्रॉफिट में ग्रोथ है। ठीक है, बिजनेस अगर लॉस कर रहा है तो क्या लॉस, कैसे लॉस कर रहा है। ठीक है, या किन रीजन से लॉस कर रहा है, ट्रेंड के बेसिस पे करते हैं एनालिसिस करते हैं, तब हमें एग्जैक्ट रुपीज की जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग डेटा से किसी भी ट्रेंड को एनालाइज करने का काम हम किसकी मदद से करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मदद से, और उसी के बेसिस पे लेते हैं। इस तरीके से हमारे अकाउंट एंड स्टेट्स आपस में highly related होते हैं। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। हाँ, मैंने बहुत ही विस्तार के साथ और आराम से आपको ये समझा दिया। आइए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, रोल ऑफ अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। एक अकाउंटेंट का सोसाइटी में क्या रोल है। देखो रीड आप कर लें, आई वो से रीड दिस, मैं आपको खुद बता दूं एक अकाउंटेंट का सोसाइटी में क्या रोल है। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है। एक अकाउंटेंट क्या करता है ना, एक अकाउंटेंट क्या करता है, बीइंग एन अकाउंटेंट आप किसी का टैक्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जीएसटी कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, ऑडिट करोगे, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एडवाइस होगे, जो भी करोगे। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में आगे अपना करियर बनाओ, या जो भी अकाउंटेंट्स कर, वो सारे नॉन बायस होके करना चाहिए, ताकि वो इकोनॉमी को बेनिफिट कर सके। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है। ठीक है, ये मैंने पूरी इकोनॉमी के बेस, उसके अलावा अगर आप किसी फॉर्म के लेवल पे बात करें, आप काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें कॉस्ट ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कॉस्ट में रिडक्शन कैसे किया जाए, बजट आप उसका बनाते हो, बजट पॉलिसी बनाते हो, है ना, फाइनेंशियल पॉलिसी बनाते हो, बहुत सारी सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करते हो, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और पोजिशन। ठीक है, क्योंकि आपको लॉ की नॉलेज है, आप कंपनी लॉ पढ़ा है, आपने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा है, ठीक है, और भी बहुत सारे लॉ आप पढ़ोगे, तो आपको एक कंपनी को कैसे कंप्लाइंट विद द लॉ करना है, ताकि सारी प्रोसेस लीगल रहने, ठीक है, वो आप करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप करने में एक कंपनी को प्रॉपर फंक्शन करने में, बेस्ट परफॉर्मेंस देने में एक अकाउंटेंट का रोल होता है। ठीक है, एक अकाउंटेंट का रोल
कंपनीज को और सोसाइटी को कंप्लाइंट विद द लॉ बनाने में होता है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप इसको पढ़ोगे एग्जैक्टली सेम चीजें आपको लिखी, राइट राइट। चलो, एरिया ऑफ सर्विस, क्या हो, कौन कौन से एरिया में आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो नाम में ही है अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप सबसे पहली सर्विस जो प्रोवाइड करो वो क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पता है, ऐसा लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये आपको लग सकता है बहुत आसान काम है। मैं रियल वर्ल्ड में बता रही हूँ, बिजनेसमैन के अकाउंट्स को मेंटेन करना, जिस तरीके से वो आपको डेटा ला के देते हैं ना, तो आप बहुत हाई प्रोफाइल बड़ी सी कंपनी में वहाँ सब कुछ इनलाइन होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन आप कभी छोटे बिजनेसमैन के साथ जब डील, तब आपको पता पड़ेगा कि मैनेजमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कितना बड़ा टास्क और उसको करना कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, यानी आपके बनाते हो, ledger बनाते हो, financial statement बनाते हो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, एंड बैलेंस शीट बनाते हो, ये सारी की सारी चीजें आप बनाते हो। साथ ही साथ आप मैनेजमेंट को एडवाइस करो कि भाई ये चीजें गलत चल रही है, इसको सुधारो, इस तरीके से अपनी प्लानिंग को करो, ये कंट्रोलिंग स्टेप्स लो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस और हो जाए। ठीक है, यही लिखा है, रीड आउट कर लेना। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट आपने बहुत नाम सुना होगा, तो मैं बता, ऑडिट दो तरह का होता है। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट दो तरह का होता है, एक होता है स्टेट, एक होता है इंटरनल। स्टेटरी ऑडिट क्या होता है, देखो स्टेट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट दोनों ही रिक्वायर्ड बाय लॉ है। स्टेट ऑडिट तो तभी होता है जब रिक्वायर्ड बाय लॉ है, इंटरनल ऑडिट भी रिक्वायर्ड बाय लॉ है। अगर आप नहीं भी है तब भी आप इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं, लेकिन स्टेट ऑडिट में ऐसा नहीं। स्टेट ऑडिट तभी होता है जब रिक्वायर्ड है। स्टेट ऑडिट में क्या होता है, एक एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीए आता है। क्या आता है, एक्सटर्नल सीए आता है, तो आपके ऑफिस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता। जब वो आएगा तो आपके सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, सारे रिकॉर्ड चेक करेगा, बिल्स चेक करेगा, कॉन्टेक्ट चेक करेगा, सारी चीजें चेक करेगा और देखेगा कि पूरे साल आपने जो बिजनेस किया है वो इन कंप्लायंस विद लॉ किया है नहीं, कुछ सच नहीं। ठीक है, ये क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईयर, जब ईयर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीशन ऑफ ईयर, ईयर कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मार्च में ईयर कंप्लीट हुआ, 31 मार्च में आज की बुक्स वगैरह बन गई, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, ऑडिटर है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, साल भर ऑडिट चलता है, अकाउंटिंग हो रही है, साथ में ऑडिट भी चल रहा है, अकाउंटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है ना, कंप्लायंसेस विद लॉ हो रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई ऐसी फ्रॉड या एरर्स हैं तो उसको ठीक किया जाता है। इंटरनल कौन करता है, इंटरनल ऑडिट करता है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर को ना पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर किया जाता है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट माना जाता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, साल भर चलता रहता है। एक्सटर्नल और स्टेट ऑडिट ईयर के कंप्लीट होने के बाद होता है। इसे एक बार मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, एवरी लिमिटेड कंपनी is required to appoint a chartered accountant or a firm of chartered accountants as their auditor, who are statutorily required to report each year whether in their opinion balance sheet shows true and fair view of the state of affairs on the balance sheet date. Profit and loss account shows true and fair view of the profit and loss of the audit कौन कराता है, सिर्फ कंपनी कराती है। तो क्या है, स्टेट ऑडिट में रिक्वायर्ड होता है लिमिटेड कंपनी को, मैं बता दूं एवरी लिमिटेड कंपनी को भी, प्राइवेट कंपनीज को भी रिक्वायर्ड है, यहाँ लिमिटेड लिखा है। तो कंपनीज को रिक्वायर्ड है तो अपॉइंट करें चार्टर्ड अकाउंटेंट को या किसी फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने ऑडिटर की तरह, ठीक है, ताकि वो ओपिनियन दे सके बैलेंस शीट पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे। बैलेंस शीट पे दे सके कि बैलेंस शीट क्या कर रही है,
बैलेंस शीट शो कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट क्या कर रही है, देखो बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट क्या कर रही है, बैलेंस शीट शो कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ऑन द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट पर बैलेंस शीट शो कर रही है ट्रू एंड फेयर व्यू इसका कंपनी के पोजीशन। और प्रॉफिट एंड लॉस आपका शो कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आगे के ऑडिटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड सो रिक्वायर्स। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिट किसको कराना है, कंपनी को कराना है। फॉर एग्जांपल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में भी ऑडिट्स होते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड बाय द लॉ है। इनकम टैक्स ऑडिट अलग होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट अलग होता है, अलग अलग होते हैं। उसके बाद आ जाओ इंटरनल ऑडिट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है इट इज मैनेजमेंट, चलता ही नहीं है और चलता है तो चल भी जाए। क्या कह रहा है, it is management tool where an internal auditor thoroughly examines the accounting transaction and also the system according to which these have been recorded with a view to ensure management that accounts are being properly maintained and system contains adequate safeguard। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का एक tool, ठीक है, जिसमें कौन होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है जो थोरोली, थोरोली यानी सब कुछ एग्जामिन करता है। क्या करता है, थोरोली एग्जामिन करता है, सब कुछ एग्जामिन करता है। थोरोली एग्जामिन करता है, क्या एग्जामिन करता है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। देखो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम एक एक बिल चेक नहीं करते, लेकिन इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, एक एक चीज को चेक करता है और ये पूरा। जब हम स्टेट ऑडिट करते हैं तो हम सैंपल बेसिस पे, यहाँ पे ना सैंपल बेसिस, यहाँ पे हम क्या होता है, यहाँ पे हम सैंपल बेसिस पे काम करते हैं, लेकिन थॉरोली यहाँ क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट होता है, डेली बेसिस पे चल रहा है। एंड ऑल्सो सिस्टम, ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को चेक करता है, सिस्टम को भी चेक करता है कि भाई जिस सिस्टम से आपकी अकाउंटिंग हो रही है, जिस सिस्टम से आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो प्रॉपर्ली मेंटेन है। ठीक है, लिखा है ना, एंड आल्सो द सिस्टम अकॉर्डिंग टू व्हिच, उस सिस्टम को चेक करता है दीस हैज बीन रिकॉर्डेड, जैसे जिस पे इनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा, इंश्योर मैनेजमेंट दैट अकाउंट्स आर बीइंग प्रॉपर्ली मेंटेन, ये इंश्योर करने के लिए अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया है। साथ ही साथ सिस्टम में एडिक्वेट सेफगार्ड है जो कि सेफगार्ड होने चाहिए ताकि आप रेवेन्यू के लीकेज को बचा सको, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को बचा सको, और ऑपरेशन जो आपके कैरी आउट हो कंफर्मिटी विद द प्लान्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसा मैनेजमेंट के वैसा। अब देखो मान लो एक बिजनेस है, वहां पे सिस्टम क्या, वहां पे सिस्टम ये है कि मैं ही बिल बनाती हूँ, मतलब एक व्यक्ति है, एक बिजनेस चल रहा है। देखो आपको मैं बता, आप मुझे बताना सिस्टम सही है कि गलत, आप मुझे बताने सिस्टम, ये एक बिजनेस चल रहा है ना एबीसी, यहाँ पे एक व्यक्ति है मिस्टर रोहन। ठीक है, अब क्या करते हैं, यही कैश मेमो बनाते हैं, ठीक है, और यही कैश पे करते हैं। क्या होता है, किसी चीज का रोहन क्या कर रहा है, रोहन क्या कर रहा है, मान लो किसी का खर्चा होता है 100 रुपए का, कोई खर्चा हुआ 100 रुपए का, ये कैश मेमो बनाते कितने रुपए का, 150 रुपए का, और ये साथ ही साथ 150 रुपए कैश के लॉकर से निकाल भी लेते हैं। कैश मेमो बनता 100 का है, आप समझना, कैश मेमो 100 का बनता है, सॉरी कैश मेमो जो बना के देते हैं वो तो 150 का बनता है। ठीक है, कैश मेमो 150 का बनता है। अब जब देते हैं सामने वाले पार्टीशन का, ये 50 रुपए जो इन्हें एक्स्ट्रा निकाला, उस 50 रुपए में से 25 अपनी जेब में, 25 सामने वाले की जेब में चले। मतलब क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति के पास दो राइट है, वही डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं और वही वो भी निकाल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक जगह है, मान लो इन्वेंट्री है, ठीक है, एक इन्वेंट्री का इंचार्ज है मिस्टर टीना राकेश, ठीक है, ये इंचार्ज है। अब
कितनी इन्वेंट्री है, ये क्या करेंगे, इन्वेंट्री निकालने का राइट भी इनके पास है, इन्वेंट्री मूवमेंट का राइट भी इनके पास है। मतलब जब भी आपको कोई सामान निकलवाना हो, ठीक है, आप मिस्टर राकेश से बोल दीजिए, इन्हीं के पास है। साथ ही रिकॉर्ड भी यही मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स भी इनके पास है। दोनों काम ही, अब मेरी मर्जी, मेरे से 4 मांगा गया, मैंने 4 की जगह 5 निकाल लिया, 5 रिकॉर्ड से भी चढ़ा दिए, 4 दुकान पे गया और 1 मैं खुद बेच आई। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एरर्स है ना सिस्टम में। इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना ताकि आपके असेट सेफगार्ड हो सके, ऑडिटर का काम। उसके बाद आता है टैक्सेशन। सीएस आर नोन फॉर द टैक्सेशन। जब आप सीए बन जाओगे तो आप इनकम टैक्स, जीएसटी और दुनियादारी के कस्टम, एक्साइज, जितने भी टैक्स हैं, एक्साइज कुछ जो पे अभी भी लग रहा है तो कम्प्लीटली ये नहीं हुआ है, तो याद रखना। ठीक है, इस सबका काम करो। क्या अकाउंटेंट कैन हैंडल टैक्सेशन मैटर्स ऑफ बिजनेस और अ पर्सन एंड कैन business or person before tax authority and settle the tax liability under the statute prevailing. He can also assist in reducing the tax burden by proper planning of a tax affairs. पढ़ लेना, इसे समझाने जैसा कुछ नहीं है, जो समझाने जैसा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगला आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या किसी बिजनेस के अंदर नई स्ट्रेटेजी बनाने में कि भाई आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करो या ना करो, ठीक है, दे सकते हो, तो आप कंसल्टेंसी सर्विस भी देने लगते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट एडवाइजरी फंक्शन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ये लार्जली रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए मैनेजमेंट को, किसके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, करंट ऑपरेशन के लिए, जो करंट ऑपरेशन चल रहे हैं कि भाई आपके करंट ऑपरेशन में यहाँ कॉस्ट हो रही है, आप इस प्रोसेस को चेंज करोगे, आपके कॉस्ट कम इनकम होने लगेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्पेशल मैटर पे रिगार्डिंग आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो उस पे, या आप कोई प्रोडक्ट को इन हाउस बनाना चाहते हो पार्ट को, तो आपको बनाना चाहिए या नहीं, है बाहर से आउटसोर्स करना, लार्ज मैटर्स पे आप अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हो। ठीक है, तो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ अप्रेजल टेक्निक फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। देखो न्यू इन्वेस्टमेंट, आपको कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी है, वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी, आप इसे दे सकते हो अपनी गाइडेंस। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आया फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइस जनरली अगर आप सीए बन जाओगे या नहीं बने तो आपने देखा होगा सीए, मैम कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, मैम ये, मैम हर सीए का अपना एक जोन। अगर आप देख इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करते वक्त आपको ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये लॉ कंप्लाई करना चाहिए, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड डिसीजन दे सकते हो क्लाइंट्स को कि भाई आपको ये वाला इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये वाला इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी से क्या प्रॉफिट है या क्या घाटे हैं, वो आप अपने क्लाइंट्स के साथ बता सकते हो। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अपने क्लाइंट को आपको के साथ मर्जर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए तो कब मर्जर करना चाहिए, मर्जर करना चाहिए तो कितने पैसे देना चाहिए। ठीक है ना, तो वहाँ बिजनेस एक्सपेंशन पे आप दे सकते हो। ठीक है, as business grow in size, complexity and mergers are being considered and accountants are in the forefront in interpreting accounts, making suggestions as to the form of a scheme, fairness of the proposal, considering cost and finance cost. वही है ना, ठीक है, आप मर्जर्स में अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रपोजल आया, आप प्रपोजल को स्टडी करोगे, क्या वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, अगर नहीं है तो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसे वो जो है प्रपोजल है वो बेनिफिशियल फॉर द कंपनी हो जाए, दे सकते हो। ठीक है,
देयर आर नंबर ऑफ जो आप दे सकते, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, कई बार क्या होता है जब कोई कंपनी अमलगमेट होने वाली होती है, मर्ज करने वाली होती है, तो इन्वेस्टिगेशन आ जाती है कि सामने वाली कंपनी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो आप फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे लिखा है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस और द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी की इंफॉर्मेशन के लिए आप फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस से क्या कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ठीक है। क्या इशू ऑफ कैपिटल है, करना परचेज एंड सेल बिजनेस का, रिकंस्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं हुआ था, इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया था। आप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद कर सकते हो कि आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करना चीपर है या बाहर से खरीदना, चीपर टू मैन्युफैक्चर आर्टिकल और टू बाय आउट। असरटेन कर सकते हो कि आपके प्रॉफिट क्यों गिर रहे हैं, अचीव कर सकते हो ग्रेटर एफिशिएंसी, आप सजेशन दे सकते हो कि मैनेजमेंट में ग्रेटर एफिशिएंसी कैसे रखें, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड हुआ है, हुआ है पास में, नेचर एंड एक्सटेंट क्या था उसको स्टडी करके बता सकते हैं। ना हो तो आपको किस पॉलिसी या कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। आप वैल्यू कर सकते हो, वैल्यूएशन बिजनेस के प्राइवेट कंपनी, और वैल्यूएशन जनरली कब होता है, जब बिजनेस परचेज किए जा रहे हो, सेल्स किए जा रहे हो, तब ये सारी चीजें होती हैं। में स्पेशलिस्ट एडवाइस दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अदर सर्विस है, सेक्रेटरियल सर्विस होती है, ठीक है, जिसमें कंपनीज के डॉक्यूमेंट वगैरह मैनेज करने का काम होता है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। शेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जिसमें कंपनी का ट्रांसफर होता है, उससे रिलेटेड कंपनी फॉर्म करना होता है, पहले कंपनी फॉर्मेशन होते हैं तभी बहुत सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, तभी एक रिक्वायरमेंट होती है। तभी एक लिक्विडेटर का जो बनता है व्यक्ति, ये नॉन सीए दोनों हो सकते हैं, बट सीए के पास नॉलेज ज्यादा होती है, तो कंपनी के लिक्विडेशन में भी मदद कर सकते हो, का काम कर सकते हो। दो कंपनीज या कई दो व्यक्ति में डिस्प्यूट हो गया है, तो वहाँ पे आर्बिट्रेटर बन के आउट ऑफ द है ना मैटर को सॉल्व कर सकते हो। कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हो, मैंने आपको कल ही बोला था सी इज अ जैक ऑफ ऑल, वो कॉस्ट डिटरमाइन कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो। ये जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज थी वो मैंने आपको बता दी, एटलीस्ट 5 सर्विसेज आप याद करना कर ही लेना जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो दिया हुआ है ना, तो आप रीड आउट कर लेना। ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप कुछ ना समझ में आए, यू कैन मैसेज मी, ठीक है, और आई विल सॉल्व योर इशू, राइट। ओके, तो इस चैप्टर को इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, जो भी था वो हो गया। मैं एक बार फाइल को बंद करके रीओपन कर रही हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम कर रही है फाइल, तो करती हूँ दोबारा से। अब फटाफट हम ट्रू एंड फॉल्स एंड एमसीक्यू करेंगे, एंड देन टाटा बाय बाय। भाई खुल जा, खुलने को ही तैयार नहीं। चल खुल गया, आई होप अभी इतना प्रॉब्लम ना करे। चल, क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड बोथ आर सेम। देखो एग्जाम में मैं एक बात बता दूं, एग्जाम में अगर ट्रू और फॉल्स आए तो प्लीज स्टूडेंट्स आप उसमें एक्सप्लेनेशन जरूर लिख कर आए। एक्सप्लेनेशन के मार्क्स होते हैं, सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखकर मत आए। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है पहले स्टेटमेंट है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में दोनों सेम होते हैं।
क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि बुक कीपिंग रिलेटेड विद ओनली रिकॉर्डिंग, और बताओ, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, इससे होता है। तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ रिकॉर्डिंग, जबकि अकाउंटिंग एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन पे भी जाती है। Management accounting covers preparation and interpretation of a financial statement and communicating to the users of accounts. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये तो बिल्कुल रट्टा मार लेना भैया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल होती है। क्या होती है? इंटरनल होती है। हाँ, उसका कम्युनिकेशन कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंसर्न विद प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद प्लानिंग, कंट्रोलिंग, the making based on the financial accounting and cost accounting, in very simple word। ये काम कौन करता है प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन का? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। फॉल्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्टिंग से रिलेटेड नहीं है। ये तो दुनिया जान को चिल्ला चिल्ला के बता रही होती है ना अपने रिजल्ट, ये रॉन्ग है। कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स of accounts prepared by business, they are not interested to know the performance of business। डेफिनेटली अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज टू हो गए यूज करने के, तो आपके इंटरेस्ट होता है, ये बिजनेस चलेगी ना, बंद तो नहीं होगी, ठीक है। कस्टमर्स इंटरेस्टेड होते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या समराइजेशन अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन है? मुझे बताओ। डेफिनेटली नहीं है, समराइजिंग अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन नहीं है। अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बेसिक फंक्शन होता है, उसके बाद हम समराइजेशन करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। आगे बैलेंस शीट शो पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर। बैलेंस शीट पोजीशन शो करता है बिजनेस की, जिस डे पर उसको बनाया जाता है। ट्रू। फ्यूचर डेट पे बिजनेस की तो नहीं करता। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड असर्टेनिंग द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करे ट्रांजैक्शन। चलो आगे आओ। एमसीक्यू, which of following is not a subfield of accounting। हमने अकाउंटिंग की सबफील्ड में क्या क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मैनेज अकाउंटिंग का नाम तो आया था, कॉस्ट अकाउंटिंग का आया था, बुक कीपिंग का नाम नहीं आया था। तो बुक कीपिंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये पूछता है कि अकाउंटिंग सिस्टम के पर्पस में सब इंक्लूड होता है इनमें से एक के सिवा। वो एक क्या है जो कि अकाउंटिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता? इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। क्लासिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन होता है। डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन दैट एंटरप्राइज में एंगेज इन, नहीं नहीं नहीं, ये इंक्लूड नहीं होता। okay, अगला, bookkeeping is mainly concerned with recording of financial data, yes। Designing the system in recording, classifying and summarizing the data, no। Summarizing का पार्ट किसका है? अकाउंटिंग का, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। Interpreting the data for intellectual, ये भी किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का, राइट। तो क्या है? मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। आगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे फंक्शन है अकाउंटिंग के एक्सेप्ट डिसीजन मेकिंग, लेजर पोस्टिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो लेजर पोस्टिंग जो है ना, ये प्रोसेस का पार्ट है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट, फंक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन में फोरकास्टिंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, मेजरमेंट आता है ना। लेजर पोस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही नहीं, बुक कीपिंग तो सिर्फ रिकॉर्डिंग से मतलब रखता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का, राइट। चलो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज असर्टेन ऑन द, फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करनी है, रिकॉर्ड प्रिपेयर अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस,
ट्रायल बैलेंस नो। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ही होता है बैलेंस शीट। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन इंक्लूड क्रेडिटर एंड सप्लायर, हाँ क्रेडिटर एंड सप्लायर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लेंडर्स एंड कस्टमर यस इंक्लूड होते हैं, तो दोनों बोथ ए एंड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करता, क्या कंसिडर नहीं करता, उन एसेट्स को जो एक्सप्रेस है मॉनेटरी टर्म्स में, नहीं नहीं इसको तो कंसिडर करता है। लायबिलिटी जो एक्सप्रेस है मॉनेटरी टर्म्स में, हाँ इसको भी कंसिडर करता है। एसेट एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस नॉन मॉनेटरी टर्म्स में अगर कुछ एक्सप्रेस है तो उसको कंसिडर नहीं करता, तो ये सही आंसर। 1 जनवरी को सोहन ने पे किया था रेंट 5,000, तो ये क्या है, एक इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों, बताओ। 1 जनवरी को अगर सोहन ने 5,000 का रेंट पे किया था तो ये क्या है, ये एक ट्रांजेक्शन है, क्या है, ये एक ट्रांजेक्शन है। देखो ट्रांजेक्शन और इवेंट में अंतर क्या होता है। ट्रांजेक्शन को मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ ना तो ट्रांजेक्शन क्या है, यहाँ पे मनी का फ्लो हो, कहीं ना कहीं लेना देना हो, ठीक है ना, वो ट्रांजेक्शन है। मैंने आपसे सेल करी, आप मैंने आपको सेल करी, ठीक है, अब मुझे आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, दैट इज द ट्रांजेक्शन, राइट। इवेंट क्या है, मैंने सेल की, ठीक है, जैसे कि मेरे पास मान लो 1 लाख का स्टॉक पड़ा था, डिफरेंस समझ लो, 1 लाख का स्टॉक पड़ा था, मैंने सेल कर दी आपको 20,000, अब मुझे 20,000 आपसे लेने हैं, अब मेरे पास स्टॉक कितने का बचा, 80,000 का बचा, राइट, ये मान के चलो। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने 20,000 की सेल करी, उसके बाद मेरे पास जो स्टॉक बचा वो 80,000 का बचा, तो इसमें ट्रांजेक्शन क्या है, सेल करना 20,000 की, वो ट्रांजेक्शन। 80,000 का स्टॉक बचा सेल करने के बाद, ये इवेंट है। इवेंट क्या है, इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या है, इवेंट। समझ में आ गया। आगे मार्च 31 2022 को सेल करी 2,000 की गुड्स, उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास बची 10,000। देखो तो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि सेल क्या है, सेल तो ट्रांजेक्शन, राइट, सेल क्या है, सेल ट्रांजेक्शन, लेकिन यहाँ पूछे क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 की बची, ये क्या है, तो भाई ये एक इवेंट है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन के बाद का रिजल्ट है, राइट। चलो इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक मशीन बॉट करी 10,000 की, बिजनेस के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सैलरी पे करी, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अरे बेटे की फीस पे कर रहे हो पर्सनल अकाउंट से, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रिफ्लेक्ट होता है जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट किया जाता है, किसी भी चीज को बहुत क्लियर से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है। देन आंसर इज ए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। इसके साथ आपका चैप्टर ये खत्म हुआ। में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स लिखे गए हैं, ठीक है, आप उनको पढ़ सकते, राइट। के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आज की क्लासेस होपफुली 1 घंटा 14 मिनट की चली गई, बट आई एम हैप्पी कि क्लास जरूर आज लंबी चली गई, बट आई एम हैप्पी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, नया चैप्टर, नए दिन, नया चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं कल। जाते जाते इतना कहूंगी कि अगर आप में से किसी को फेस टू फेस क्लासेस लेनी हो तो वो मुझे क्लासेस लेनी हो इन नंबर पे संपर्क कर सकता है, या आपके स्क्रीन पे लास्ट में पड़ा रहेगा, ठीक है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपसे फेस टू फेस मिलने और पढ़ाने में मजा आएगा। नहीं बताओ, फेस टू फेस क्लासेस का मजा अलग है, आप कितना भी ऑनलाइन क्लासेस ले लें पढ़ लें, बट फेस टू फेस सम डिफरेंट थिंग, राइट। चलो तो आज को रखते हैं, क्लास को रखते हैं इतना ही, कल मिलेंगे आपको से, राइट। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, हैव अ हैप्पी डे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने एग्जाम दे रखे हैं एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट।